सभी छात्रों को नमस्ते। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। आज हम देखेंगे दूसरी इकाई की कविता उड़ान। इस उड़ान पद्य के रचयिता है चंद्रसेन विराट। परिचय। जन्म 3 दिसंबर 1936, इंदौर, मध्य प्रदेश। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। अपने नवगीतों और गज़लों में मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। प्रमुख कृतियाँ: मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि संग्रह, आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि। गज़ल संग्रह: कुछ पलाश कुछ पाटल, कुछ सपने कुछ सच आदि। मुक्तक संग्रह। गज़ल का मतलब होता है एक ही बाहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। मतलब बहर और वजन के अनुसार शेरों का समूह। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से चंद्रसेन जी ने अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं। विनम्रता, ऊंच लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार आदि गलतियों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व को विकास करते हैं। मतलब कवि का यही एक उद्देश्य है कि मानवीय गुणों को सुधारना और हमारे व्यक्तित्व को निखारना। जब मानवीय गुण निखरेंगे तो ही हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। यह कविता हमें मानवीय गुणों का संदेश दिया करती है। स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, दूरदृष्टि, अपनी गलती का पश्चाताप करना आदि गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। स्वाभिमान मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा करता है। विनम्र व्यक्ति सर्वत्र आदर पाता है। हमारा हौसला जितना अधिक होगा हम उतने ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूरदृष्टि हमें हमारे लक्ष्य निर्धारण में सहायता करते हैं। चलो देखते हैं कविता। देखेंगे गज़ल। अंधेरे के इलाकों में किरण मांग नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। यहाँ पर जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वह प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वह फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वह फूल मिल ही नहीं सकता। मतलब जो चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती उसका हमें अट्टहास करना व्यर्थ है। यही कवि ने कहा है। दूसरा पाठ। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। मतलब आदर योग्य व्यक्ति विनम्र स्वभाव के होते हैं। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मतलब आदर योग्य व्यक्ति का खुद ब खुद सम्मान हुआ करता है। तीसरा पैराग्राफ। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांग नहीं करते। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षियों की उपमा देते हुए कह रहे, जिसके पंखों में शक्ति हो अर्थात कुछ करने कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है। वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता, अपने पंखों पर भरोसा रखता है। आगे चौथा। जिसे मन प्राण से चाह निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांग नहीं करते। कवि कहते हैं कि जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती।
उसके सपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान पा लेते हैं। उसकी याद हमारे दिल में रहती है। 5वां, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप जलना, सुलगते आप बाहर से अपन मांग नहीं करते। कभी कहते हैं कि जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब खुद ब खुद गलती सुधर जाती है, क्योंकि पछतावा होने के बाद अपनी जो गलतियां होती है वह सुधरने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं होती। आगे, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। कभी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वो काम करे, उसे उतनी ही अधिक थकान हो जाती है। मतलब काम करने के बाद थकान अधिक हो जाती है। दूसरे पैराग्राफ का दूसरा, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। मतलब कम बोलने वाला ज़्यादा अनुभवी होता है। जुबान का काम आंखें ही कर लेती है, आंखों में सब अनुभव दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। कभी कहते हैं कि जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंस जाते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है। कोई हमारी मदद नहीं करता। मतलब खुद की मदद खुद करो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। इसी तरह से कवि ने हमें यहाँ पर कहा है। आगे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी तो बयान होती है। कभी कहते हैं कि एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सकते हैं तो वह जिंदगी होती है। आगे, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींच लेता है, उसका तीर उतना ही दूर जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बना लेता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। मतलब हमारा जीवन में लक्ष्य अधिक ऊंचा होना चाहिए, यही कवि कहते हैं। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी, धूपदान होती है। कवि कहते हैं कि एक शायर की ज़िंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव अपनी सुगंध में वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायद ही प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। मतलब शायर की ज़िंदगी धूपदान के समान होगी। धूपदान में जलता हुआ द्रव जिस तरह से वातावरण में फैल जाता है, सुवासित करता है, उसी तरह उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। इसी तरह से कवि ने हमें हमारे जीवन की स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार और गलतियों को सुधारने का प्रयास इसके द्वारा किया है। कुछ प्रश्न देखते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। कौन कौन से मानवीय गुण हैं? उत्तर है नमन, आदर, शक्ति और पश्चाताप। यह मानवीय गुण की ओर कवि ने संकेत किया है। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। परों में शक्ति हो तो? उत्तर है उपलब्ध नभ को नापता है, ब उपलब्ध जल को नापता है और क भू को नापता है। यहाँ पर उत्तर है उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा प्रश्न, सुलगते आप बाहर से, पर्याय है अ तपन नहीं मांगा करते, ब अंगन नहीं मांगा करते और क भोजन नहीं मांगा करते। इसका उत्तर है अगन नहीं मांगा करते। इसी के साथ यह कविता यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।